हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का एडवर्बर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग गणित में कक्षा 10 की इस पाठ्यक्रम को समझते हैं। पाठ्यक्रम ये NCERT यूपी बोर्ड पर आधारित है। इसे 7 इकाइयों में डिवाइड किया गया है, जिसका लिखित कुल 70 अंक का होगा और प्रोजेक्ट जो कार्य है ये 30 अंक का होगा। 3 घंटे के लिए कुल 100 अंकों के लिए आपका प्रश्न पत्र होता है। 70 अंक का ये लिखित 3 घंटे का होगा और प्रोजेक्ट ये सत्रीय कार्य आपका 30 अंक का होगा। कुल आपका 100 अंक का होगा। इकाई ये अंकों में जो डिवीज़न है वो इस तरह से है। पहली है आपकी संख्या पद्धति, ये 5 अंक का है। इकाई 2 ये बीजगणित आपका रहेगा, 18 अंक का है। इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति, ये 5 अंक का है। इकाई 4 ये ज्योमिति है, 12 अंक का इससे पूछा जाएगा। इकाई 5 ये त्रिकोणमिति है, 12 अंक के प्रश्न इससे रहते हैं। इकाई 6 मेंशुरेशन है, ये 8 अंकों का रहेगा। और 7वीं और अंतिम इकाई है आपकी सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी और प्रायिकता से भी आपके 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल आपको 100 अंक के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब पूरा आपका जो पाठ्यक्रम है होगा ये 100 अंकों पर होगा, जिसमें लिखित जो है आपका जो 70 अंक का है इसमें आपको न्यूनतम 23 अंक, और जो आपका प्रोजेक्ट कार्य है 30 अंक का, इसमें न्यूनतम आपको 10 अंक अर्थात कुल 33 अंक पा करके उत्तीर्ण होना रहता है। यह न्यूनतम अंक है, अधिकतम आप 100 में 100 पाएँ, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। आइए फिर हम लोग पहली इकाई इसकी जानते हैं, फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में हमको पढ़ना है इकाई 1 संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति में अध्याय 1 हमारा है वास्तविक संख्याएं, ये रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, वे संख्याएं या वे समस्त संख्याएं जिनका वर्ग सदैव धनात्मक संख्या हो, जिनका वर्ग क्या हो, सदैव धनात्मक संख्या हो, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, -3 का वर्ग क्या होगा? 9। 9 क्या है? एक धनात्मक संख्या है। -7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49, ये एक धनात्मक संख्या है। 0 का वर्ग 0 ही होगा, इसे भी आप धनात्मक कर मान लेते हैं, तो ये वास्तविक संख्या है। √2 का वर्ग 2, यह भी धनात्मक संख्या हुआ। अब √-5 अगर लिखा हुआ है तो यह एक वास्तविक संख्या नहीं है। √-5 यह एक वास्तविक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? यदि हम √-5 का वर्ग करते हैं, यदि हम √-5 का वर्ग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? -5। -5 क्या है? ये एक ऋणात्मक संख्या है, इज लेस देन 0, ये एक नेगेटिव नंबर है, इसलिए -√5 यह एक वास्तविक संख्या नहीं है। इस वास्तविक संख्याओं पर आधारित यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका है, ये हम लोग देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड का डिवीज़न लेमा क्या है, ये प्रमेयिका क्या है, आइए इसको समझते हैं। यदि a तथा b दो धन पूर्णांक हैं, यदि a तथा b दो धन पूर्णांक हैं, तब दो अन्य पूर्णांक q तथा r इस प्रकार होंगे कि a = b, bq + r, जहाँ 0 इज लेस देन r = b, r इज लेस देन b। ये यूक्लिड का प्रमेय क्या कहता है, इसको आइए हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि अगर a और b दो धन पूर्णांक हैं, तो चलिए a और b अगर हम दो धन पूर्णांक मान लेते हैं तो इसमें हम चाहे a को बड़ा मान सकते हैं या b को बड़ा मान सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रमेय में जैसे लिखा a = b, bq, तो इसका मतलब
a को बड़ा माना गया है। तो यहाँ जो हम लोग माने हैं कि a इज़ ग्रेटर देन b, a क्या है, b से बड़ा है। तो अब हम a में अगर b से भाग देते हैं, a में b से भाग देते हैं, तो अगर q बार ले गए, यहाँ कोई भी संख्या आई रही होगी, लेकिन घटाने पर हमारा जो शेषफल है वो कितना आए, r आए। तो शेषफल जब r आया तो देखिए यहाँ हम ये नियम जानते हैं कि इन दोनों का गुणनफल और प्लस ये भागफल, ये जो होता है वो a के बराबर होगा। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम इसको लिखें तो a को हम क्या कहते हैं, भाज्य। a क्या है हमारा, भाज्य। यहाँ हम लिख देते हैं a है हमारा भाज्य। ये आपके समझने के लिए बहुत आवश्यक है। परिमेय तो वास्तव में हमारा इतना ही हुआ, लेकिन इन लाइनों को हम समझ कैसे पाएंगे, हम वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। a हो गया हमारा भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य हो गया, और जिससे हम भाग देते हैं वो हो गया हमारा भाजक। तो b हमारा क्या हो गया, भाजक। यहाँ लिख दे रहे हैं b हो गया भाजक। q इसीलिए लिखते हैं, इसको अंग्रेजी में भी हम कोशेंट कहते हैं, मतलब ये हुआ भागफल। तो q हो गया हमारा भागफल, और r को हम रिमाइंडर कहते हैं या शेषफल कहते हैं। तो r हमारा हो गया शेषफल। अब छोटी कक्षाओं में ये आपने पढ़ा होगा कि भाजक और भागफल का गुणनफल तथा शेषफल, इसका जो योग होता है यह भाज्य के बराबर होता है। तो यहाँ हम समझने के लिए लिख सकते हैं कि भाज्य जो होता है ये क्या होता है, भाज्य भाजक और भागफल के गुणनफल में हम शेषफल को जोड़ दें, शेषफल को जोड़ दें, तो आप देखते हैं क्या होगा। भाज्य कौन सा है इसमें, a भाज्य है, a हमने लिखा। भाजक हमारा जिससे हम भाग दे रहे हैं वो है हमारा b। भागफल हमारा है q, और शेषफल क्या है हमारा r, तो प्लस r हमने जोड़ दिया। अब आप देखिए, यही यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका है, जिसे आप बहुत दिनों से जानते हैं, बहुत छोटी कक्षा से ही पढ़ना प्रारंभ किए हैं। यहाँ आज इसका सिर्फ हम नाम जान रहे हैं कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये कोई नई चीज़ आप नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ही सामान्य, बहुत ही आसान सी चीज़ पढ़ रहे हैं। तो a = b हो गया हमारा क्या, bq + r। अब ये जानते हैं कि इस r का मान कितना हो सकता है। अब आप देखिए, जब हम भाग देते हैं तो भाग देने पर हमारा ये r सबसे न्यूनतम कितना आ सकता है, 0 आ सकता है, तो 0 हो गया। या 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो 0 से बड़ा के लिए भी हमने लिखा, ये r का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। लेकिन अधिक से अधिक कितना हो सकता है, अधिक से अधिक ये उतना ही हो सकता है कि हम b से भाग एक बार न ले जा पाएँ। अगर एक बार ले गए तो b एकन्नम b कर देंगे, यहाँ फिर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो b से ये छोटा होना चाहिए, मतलब भाजक से ये छोटा होना चाहिए। एक सरल से उदाहरण द्वारा हम इसको आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि 17 एक कोई संख्या है 17, और 17 में हम 5 से भाग दे रहे हैं, तो परिमेय हमारा क्या कह रहा है, a का मान यहाँ 17 हो गया। यहाँ इस उदाहरण के अनुसार हमने क्या ले लिया कि a का मान हमारा 17 हो गया और b हमारा हो गया 5। अब a और b के लिए हमें पूर्णांक कोई q तथा r इस प्रकार प्राप्त होते हैं। अब आइए हम q और r को प्राप्त करते हैं, q और r को हम प्राप्त करते हैं। 5 तियाँ 15 हो गया, ये 15 हो गया, कितना हुआ, 2 हमारा शेषफल हो गया। तो q हमारा कितना हो गया, कोशेंट हमारा कितना हो गया, q हमारा हो गया 3, कोशेंट हो गया हमारा 3, और रिमाइंडर हमारा कितना हो गया 2।
तो अब यही प्रमेयिका हम लगाते हैं। प्रमेयिका हमारा क्या है कि a इक्वल्स टू बी बी क्यू प्लस आर। तो a का मान कितना हो गया 17, ये 17 बराबर हो गया 5 गुणे 3 और धन 2, 5 गुणे 3 धन 2। अब 5 तियाँ 15 और 2 17। और जो हम ये कहते हैं कि जो रिमाइंडर है ये 0 से बड़ा है, तो आप देखिए ये रिमाइंडर हमारा क्या है 0 से बड़ा है, ये 2 जो है ये 0 से बड़ा है। अच्छा, और ये देखते हैं 5 से हमेशा कम रहेगा, तो ये लेस देन 5 है। अब ये रिमाइंडर आपका 0 भी हो सकता है। जैसे अगर हम 15 में यहाँ 15 लिए होते तो भाग देते तो 0 आता। जैसे आप देखिए कि अगर हम 15 लिए होते, यहाँ से हम और समझ सकते हैं कि अगर हम 15 में 5 से भाग दिए होते तो हमारा 5 तियाँ 15 आता और शेषफल कितना हो जाता 0। तो शेषफल 0 हो जाए, 0 से कम शेषफल नहीं आएगा। तो इस स्थिति के लिए हमारा क्या हो गया कि जो रिमाइंडर हुआ, रिमाइंडर हमारा हो गया 0। अब हमारा 1 भी हो सकता है। मान लीजिए अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं 16 में, तो 5 तियाँ 15, 1 16, तो रिमाइंडर हमारा 1 हो सकता है। फिर देखिए 17, ये हमने आपको बताया ही, रिमाइंडर हमारा 2 हुआ। तो 2 भी ये 0 से बड़ा है और इस 5 से 20 से छोटा है। मतलब हम ये कंडीशन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब 17 के बाद यदि मान लीजिए हम 18 लेते हैं, तो 5 तियाँ 15 और 15 3 18, आपका रिमाइंडर 3 है, अभी भी ये 5 से छोटा है। अब मान लीजिए हम 19 में भाग देते हैं, 5 से 19 में भाग देते हैं, तो 5 तियाँ 15 और 15 4 19, आपका रिमाइंडर 4 आया। यह भी अभी 5 से छोटा है। लेकिन जैसे ही हम 20 लेंगे तो 5 से जब हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0। मतलब ये 5 के बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ जो निशान लगाया गया है वो 0 इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी आर इज लेस देन बी लगाया गया है। तो ये आपका यूक्लिड प्रमेयिका थी। अब यूक्लिड प्रमेयिका पर आधारित कुछ हम अन्य चीज़ों को जानते हैं। देखिए इस पर प्रश्न है और इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। ये प्रश्न है हमारा कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या, फिर से देख लेते हैं, दर्शाइए कि कोई धन पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो आइए इसको हम देखते हैं क्या है कि हमें ये दिखाना है कि कोई भी धन पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में होता है। तो मान लेते हैं कि a एक धन पूर्णांक है। मान लेते हैं कि a एक धन पूर्णांक है। ऐसे लिख लेते हैं कि माना a एक धन पूर्णांक है। माना a एक धन पूर्णांक है। अब यहाँ ये लिखा गया है आपका 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो 3q प्लस 2, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो इसे दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं कि a हमारा एक धन पूर्णांक हो गया और b हम लोग एक यूक्लिड में धन पूर्णांक लेते हैं। तो माना a एक धन पूर्णांक है तथा b का मान ये हम 3 ले लेते हैं। आप देखिए यहाँ 3q, फिर 3q प्लस 1, फिर 3q प्लस 2 है, तो हमें b कितना ले लेना चाहिए, b का मान 3 ले लेना चाहिए। मान लेते हैं कि a एक धन पूर्णांक है और b ये 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से
यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से हम क्या कह सकते हैं, a का मान, a जो होगा यह 3q प्लस r होगा। a बराबर क्या होगा, 3q प्लस r होगा, जहां 0 इज लेस देन r इक्वल्स टू बी r इज लेस देन कितना, 3। 0 इज लेस देन r इक्वल्स टू बी r इज लेस देन कितना, 3। ये b से हम लोग लिखते हैं ना यूक्लिड प्रमेय में। यूक्लिड प्रमेय अभी हम लोग ने जाना कि a इक्वल्स टू बी बी क्यू प्लस r, जहाँ 0 इज लेस देन r इक्वल्स टू बी r इज लेस देन b, अभी हमने आपको बताया भी है। तो b से ये कम होना चाहिए, मतलब यहाँ हम लोगों ने b को 3 लिया है, तो 3 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब देखिए एक स्थिति हमारी ये हो सकती है कि जब हमारा रिमाइंडर 0 आए, जब हमारा शेषफल 0 आए, तो a इक्वल्स टू बी हम क्या लिखेंगे उस समय, 3q, जब r हमारा 0 हो, ये 0 के बराबर हुआ तो r हमारा 0 हो गया, तो a इक्वल्स टू बी कितना हो जाएगा, 3q हो गया हमारा। और इसी तरह से जब r की वैल्यू ये 1 हो, r की वैल्यू 1 हो सकती है, 0 से बड़ा लेते हैं, r की वैल्यू 1 होगी, तब a की वैल्यू कितनी हो गई, 3q प्लस 1 हो गई। और इसी तरह से जब r की वैल्यू ये 2 होगी, तब a इक्वल्स टू भी कितना हो गया, 3q प्लस 2 हो गया। तो इस तरह से r की वैल्यू के अनुसार हमको a का मान, a इक्वल्स टू बी 3q, a इक्वल्स टू बी 3q प्लस 1, a इक्वल्स टू बी 3q प्लस 2, और इस तरह से मिले, जहाँ क्रमशः शेषफल हमारा 0, 1 और 2 आया। अब देखिए मान लीजिए कि अगर हम पुनः r की वैल्यू यहाँ हम 3 ले लेते हैं, तो जैसे ही हम 3 लेंगे तो 3 लेने पर क्या होगा, यह 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो हम 3 नहीं ले पाएंगे, 3 से हमेशा कम होना चाहिए। तो r का मान 3 होने की स्थिति में वह पुनः विभाजित हो जाएगा, और पुनः हमको a इक्वल्स टू बी 3q प्लस 0 प्राप्त होगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ आप समझ सकते हैं, r बराबर 3 लेने पर ये b से पुनः विभाजित हो जाएगा। r बराबर 3 लेने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अतः पुनः जब पूर्णतः विभाजित हो गया तो पुनः हमको कितना मिल जाएगा, a इक्वल्स टू बी 3q प्लस 0। जब पूर्णतः विभाजित हो गया तो r का मान फिर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब फिर हमको यही a इक्वल्स टू बी 3q प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमको a इक्वल्स टू बी 3q मिलेगा, a इक्वल्स टू बी 3q प्लस 1 मिलेगा, a इक्वल्स टू बी 3q प्लस 2 मिलेगा, a इक्वल्स टू बी 3q प्लस 3 नहीं मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धन विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ मान लेते हैं कि a एक धन पूर्णांक है और 2q प्लस 1 हमको देना है, तो b को हम 2 मान लेते हैं। तो माना a एक धन पूर्णांक है तथा b इक्वल्स टू बी 2। अब यूक्लिड प्रमेयिका से, यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से
यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि a इक्वल्स टू बी, ये हमने b लिया है तो 2 हो गया, 2q और प्लस r, a इक्वल्स टू बी 2q प्लस r, और जहाँ 0 इज लेस देन r इक्वल्स टू बी r इज लेस देन 2। तो इस तरह से r जहाँ एक पूर्णांक है और r का मान यह 0 के बराबर, उससे बड़ा और 2 से छोटा होगा। अब यहाँ से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं कि r का मान या तो 0 होगा या r का मान 1 होगा, 2 नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो जब r का मान 0 होगा या r का मान 1 होगा तो ये मान हम यहाँ रख लेते हैं। तो हमको क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा कि a इक्वल्स टू बी हमारा 2q हो सकता है, तथा a इक्वल्स टू बी हमको क्या मिल सकता है? 2q प्लस 1 मिल सकता है। a इक्वल्स टू बी हमें 2q मिल सकता है और a इक्वल्स टू बी 2q प्लस 1 मिल सकता है। अब 2q यह बताता है कि 2 से हमें भाग देने पर कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर हमको 0 मिलेगा। अभी 2 से हमको डिवाइड करना हो तो 2 से हम डिवाइड, 2 2 कैंसिल हो गया, q आपका बच गया। तो इसका मतलब ये सम होगा, और सम, किसी सम संख्या में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमको विषम संख्या मिल जाएगा। अब यदि यह a एक सम धन पूर्णांक है, यहाँ लिखेंगे, अब यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो a इक्वल्स टू बी 2q। यदि a एक सम धन पूर्णांक है तब a इक्वल्स टू बी क्या होगा? 2q। और यदि a एक विषम धन पूर्णांक है, यदि a एक विषम धन पूर्णांक है, तो अगर विषम होगा तो a इक्वल्स टू बी क्या होगा? 2q प्लस 1। तो हमारा यही था कि प्रत्येक सम पूर्णांक ये 2q के रूप में तथा प्रत्येक विषम धन पूर्णांक ये 2q प्लस 1 के रूप में होगा। तो a अगर आपका समधन पूर्णांक है तो ये a इक्वल्स टू बी 2q, और 2q प्लस 1 अगर हम ले लेते हैं तो a आपका ये जो वैल्यू होगा वो विषम धन पूर्णांक, 2q प्लस 1 विषम धन पूर्णांक होगा और q आपका समधन पूर्णांक होगा। अगला आइए प्रश्न देखते हैं, तीसरा होगा, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। बिल्कुल उसी तरह का ये सवाल है। यहाँ हमको क्या लेना होगा कि मान लेते हैं कि a एक विषम धन पूर्णांक है, दर्शाइए कि a एक धनात्मक विषम धन पूर्णांक है। तो हमको एक विषम धन पूर्णांक a को मान लेना है। सबसे पहले क्या मान लेना है? माना a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। माना कि a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ देखिए हमको क्या लिखना है? 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। तो हम b बराबर कितना ले लेंगे? 4। b बराबर 4 ले लिया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या लिख सकते हैं? a बराबर 4q प्लस r, a बराबर bq प्लस r लिखते हैं। यहाँ b हमने 4 लिया, इसलिए a इक्वल्स टू बी 4q प्लस r, जहाँ
0 इज लेस देन आर इक्वल्स टू बी, आर इज लेस देन बी, बी का मतलब है यहाँ 4। अच्छा, अब देखिए जब हमारा r 0 होगा, जब r 0 होगा तो r का मान 0 रखिए, a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4q। जब a का मान r का मान 0 होगा तो a बराबर कितना हो गया, 4q हो गया। अच्छा, फिर देखिए जब r का मान 1 होगा तो a बराबर कितना हो गया, 4q प्लस 1 हो गया। जब r बराबर 2 होगा तो a का मान कितना हो गया, 4q प्लस 2 हो गया। जब r का मान 3 होगा तो a बराबर कितना हो गया, 4q प्लस 3 हो गया। अच्छा, b का मान ये 4 है, इसलिए r का मान 4 के बराबर नहीं होगा, तो हम 3 तक जाएंगे। अब आपको क्या दिया गया है, a एक विषम धन पूर्णांक है। आपका क्या है कि a एक विषम धन पूर्णांक है। a एक विषम धन पूर्णांक है। तो जब a एक विषम धन पूर्णांक है तो आपका क्या हो गया, यहाँ लिख दीजिए परंतु a एक विषम धन पूर्णांक है। तो जब 4a हो नहीं सकता, क्योंकि 4q हो नहीं सकता। a का मान जब 4q होगा तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा और ये एक सम धन पूर्णांक हो जाएगा। तो a ये 4q नहीं हो सकता। और क्या नहीं हो सकता, देखिए अगर इसमें हम 2 कॉमन ले लें, यहाँ से देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 2 हमने कॉमन कर दिया तो क्या हो गया, ये 2q प्लस 1, तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाज्य है। इसका मतलब कि a इज़ नॉट इक्वल्स टू बी 4q प्लस 2। a का मान ये 4q प्लस 2 के भी बराबर नहीं होगा। तो जब a एक विषम धन पूर्णांक है तो आपके कौन कौन से मान आए, a बराबर 4q प्लस 1 तथा a बराबर 4q प्लस 3, यही मान आपका होगा जो कि ये विषम धन पूर्णांक के रूप में होगा। तो यहाँ आप लिख दीजिए कि स्पष्ट है कि a विषम धन पूर्णांक है, a विषम धन पूर्णांक है, तो वह 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 रूप का होगा, यही हमको दिखाना था कि अगर a विषम धन पूर्णांक है तो ये 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होगा। ये 4q रूप का और 4q प्लस 2 रूप का नहीं होगा। आइए, ये 3 क्वेश्चन हो गया। फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि n एक धन पूर्णांक है तब दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस n यह 2 से विभाज्य है। यदि n एक धन पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n स्क्वायर माइनस n ये 2 से विभाज्य है। अब देखिए कि n एक धन पूर्णांक है, तो जैसे q अगर एक धन पूर्णांक है तो वह 2q या 2q प्लस 1 के रूप का हो सकता है। इसकी 2 स्थितियां संभव होती हैं भाई, एक सम स्थिति हो सकती है और एक विषम स्थिति हो सकती है किसी भी धन पूर्णांक का। तो मान लेते हैं कि माना q एक
धन पूर्णांक है, माना कि Q1 ये धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक है। तो जब Q1 धन पूर्णांक होगा तो इसकी दो स्थितियां हो सकती हैं। एक तो 2Q का रूप होगा और एक 2Q+1 का रूप होगा। दो स्थितियां इसकी संभव हो सकती हैं। तो इसकी दो स्थितियां हो सकती हैं, एक तो हम इसकी स्थिति को लिख सकते हैं ये Q2Q के रूप में हो और एक 2Q+1 के रूप का हो। अगर ये एक धन पूर्णांक है तो एक स्थिति ये 2Q के रूप में हो सकता है और दूसरा ये 2Q+1 के रूप में होता है। मतलब ये सम के रूप में हो सकता है और ये विषम के रूप में हो सकता है। दो तरह से ये हो सकता है, दो स्थितियां इसकी संभव हो सकती हैं। तो अब पहली स्थिति के लिए हम ये देखते हैं कि अगर n की वैल्यू ये 2Q के बराबर है, अगर n की वैल्यू ये 2Q के बराबर है तो हमें क्या दिखाना है, n² माइनस n 2 से विभाज्य है। तो n² माइनस n लेते हैं। इस n² माइनस n में n की जगह पे 2Q लिखते हैं। ये n बराबर 2Q, तो n की जगह पे हम लिख दे 2Q, तो 2Q का स्क्वायर माइनस 2Q, 2Q का स्क्वायर क्या हो गया 4Q² माइनस 4Q² माइनस 4Q। तो यहाँ से हम ये देख लेते हैं 4Q अगर हम कॉमन कर लें, या ऐसे भी आप समझ सकते हैं 4 ही कॉमन कर लें, 4Q कॉमन कर लें तो क्या आ गया हमारा Q-1। तो ये 4 चूँकि 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 से भाज्य है। क्या हो गया कि n=v अगर 2Q लिखते हैं तो n² माइनस n ये क्या हो गया 2 से भाज्य है। ये हमारा यहाँ लिख दीजिए कि यह 2 से भाज्य है। हम कैसे जाने कि यह 2 से भाज्य है, क्योंकि यहाँ 4Q आया और 4 जो है ये 2 से डिविजिबल है, तो हम लिखेंगे कि यह 2 से भाज्य है। दूसरी स्थिति पर भी हम इसके विचार करते हैं कि जब हम 2Q+1 ले रहे हों, तो जब n की स्थिति ये 2Q+1 हो तो हमें आप दिया गया है n² माइनस n, n² माइनस रख देते हैं 2Q+1 इसका स्क्वायर हो गया और माइनस 2Q+1 हो गया। इसे हम हल कर देते हैं। तो देखिए 2Q+1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4Q² प्लस 4Q और प्लस 1 और माइनस, ये अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस हो गया हमारा 2Q और माइनस 1। तो इसे हम क्या प्राप्त करेंगे 4Q² हो गया और 4Q और माइनस 2Q, 4Q माइनस 2Q ये कितना हो जाएगा प्लस 2Q, और आपका ये 1 और ये 1 हो गया कैंसिल। तो यहाँ भी हम 2Q कॉमन कर सकते हैं और 2Q कॉमन करेंगे तो 2Q+1 मिलेगा। फिर यहाँ हमको 2 मिल गया, 2 मिलना ये बता रहा है कि यह 2 से विभाज्य है, यह 2 से भाज्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n² माइनस n यह 2 से भाज्य है। अतः हम लिख सकते हैं कि n² माइनस n सदैव 2 से भाज्य है। अतः n² माइनस n सदैव 2 से भाज्य है। अगला देखते हैं, पांचवा है हमारा, यदि n एक विषम धन पूर्णांक है तो दर्शाइए कि n² माइनस n सदैव 8 से विभाज्य है।
यदि n एक विषम धन पूर्णांक है तो दर्शाना है कि n स्क्वायर माइनस n ये सदैव 8 से विभाज्य है। तो सदैव 8 से विभाज्य है n स्क्वायर माइनस n। तो ये देखते हैं कि n स्क्वायर ये विषम धन पूर्णांक है। तो विषम धन पूर्णांक के लिए हम लोगों ने अभी जाना है कि जब कोई भी एक विषम धन पूर्णांक है तो ये 4q+1 और 4q+3 का रूप होता है। अभी हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा है कि ये 4q+1 और 4q+3 के रूप में हो सकता है, विषम के रूप में हो सकता है। या अभी हम लोगों ने यहाँ ही देखा था कि जैसे 2q+1 तो 2q+1 या 2q+3 फिर इसी तरह से आगे होता जाएगा। तो यहाँ 8 से हमको विभाज्यता लेनी है, 8 से विभाज्यता दिखानी है। तो ये हम मान लेते हैं कि ये 4q+1 और 4q+3 इस दो रूप में होगा। तो इसी को हम हल में लेते हैं कि यदि n एक विषम धन पूर्णांक है, ये माना गया है, तो ये दर्शाना है कि n स्क्वायर माइनस 1 सदैव 8 से विभाज्य होगा। ये सदैव 8 से विभाज्य है। इसके लिए हम ये लेते हैं कि किसी विषम धन पूर्णांक q के लिए माना किसी विषम धन पूर्णांक q के लिए माना किसी विषम धन पूर्णांक q के लिए 4q+1 तथा 4q+3 का रूप होता है। 4q+1 तथा 4q+3 का रूप होता है। अब ये रूप होता है। अब इसकी फिर दो स्थितियां हम ले लेते हैं। पहला कंडीशन जैसे वहाँ लिया गया था कि n इक्वल्स टू बी, यहाँ हमको क्या लेना होगा 4q+1 हो गया। 4q+1 हमने ले लिया। तो जब 4q+1 हमने लिया तो n स्क्वायर माइनस 1 को हम देखते हैं। n की जगह पे 4q+1 हम ये लिख देते हैं। तो 4q+1 और इसका स्क्वायर हो गया माइनस 1। 4q तो 4 चौका 16, 4q स्क्वायर और प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल लेते हैं। तो 4 दूना 8, 8q हो गया, फिर +1 और फिर -1, ये और ये कैंसिल हो गया। और इसमें हम ये देखते हैं कि 8q हमारा कॉमन हो जाएगा और 8q कॉमन होने पर हमारा हो गया ये 8q+1। 8q होने के कारण ये किससे डिविजिबल है, 8 से भाज्य है। अतः 8 से भाज्य है। यह 8 से भाज्य हो गया जब हमने विषम के लिए है, ये केवल विषम धन पूर्णांक के लिए। तो 4q+1 हमने लिया। इसी तरह से एक कंडीशन दूसरा हम ये ले रहे हैं कि जब n इक्वल्स टू भी 4q+ हम 3 ले रहे हैं। तो अगर 4q+3 ले रहे हैं तब देखते हैं n स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। n की जगह पे हो गया हमारा 4q+3 का स्क्वायर और -1 हो गया। आइए फिर इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 4 चौका 16 q स्क्वायर प्लस 4 तियाँ 12 दूना 24 q हो गया और प्लस 3 तियाँ 9 और माइनस ये 1 हो गया। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। कितना हो गया 16q स्क्वायर प्लस 24q और 9 माइनस 1 हो गया हमारा 8। तो यहाँ से हम 8 कॉमन कर सकते हैं। 8 दूना 16 q स्क्वायर, 8 तियाँ 24 ये q हो गया और 8 का नम 8 ये हो गया। तो 8 ये कॉमन है तो 8 से ये डिविजिबल है, अतः 8 से विभाज्य है। हम लिख देंगे यहाँ कि अतः 8 से विभाज्य है, यह 8 से डिविजिबल है। तो स्पष्ट है कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है। कब, सदैव 8 से विभाज्य होगा जब n एक विषम धन पूर्णांक है। अतः n स्क्वायर माइनस 1
सदैव 8 से विभाज्य होगा यदि n एक विषम धन पूर्णांक है। अगर n एक विषम धन पूर्णांक है अतः n² - 1 सदैव 8 से विभाज्य होगा यदि n एक विषम धन पूर्णांक है। आइए आगे हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यह दो धन पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक, जिसको आप मासा कहते हैं, HCF भी कहते हैं, यह ज्ञात करने की विधि है। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स जो है ये दो धन पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि है। इस विधि को हम देखते हैं क्या है ये। यदि a तथा b दो धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a इज ग्रेटर देन b, a b दो धन पूर्णांक हैं जिसमें दो धन पूर्णांक है, एक बड़ा होगा ही, तो a मान लेते हैं कि a अगर b से बड़ा है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इसका महत्तम समापवर्तक निम्न क्रिया विधि से ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं कि पहला है कि a तथा b के लिए Q1 तथा R1 ये इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि a = BQ1 + R1। अब आप इसको समझ भी सकते हैं क्योंकि अभी एल्गोरिथम आपने पढ़ा है, तो यूक्लिड का एल्गोरिथम आपने पढ़ा है, तो यही विभाजन पे हम लागू करते हैं। तो इस तरह से हम ये ले सकते हैं कि BQ1 + R1, जहाँ R1 की वैल्यू ये 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा और लेस देन ये b होगा। यदि R1 = 0, अगर R1 का मान हमारा 0 हो गया, तो ये जो b होगा a तथा b का महत्तम समापवर्तक होगा। ये a तथा b का महत्तम समापवर्तक होगा। कब? जब रिमाइंडर 0 होगा, r का मान 0 होगा। और यदि r का मान 0 नहीं आया, तीसरा चरण हम देखेंगे कि यदि R1 ≠ 0, तब पुनः विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, फिर से हम डिवीजन करेंगे और यह प्रक्रिया तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता है। जब शेषफल आपको 0 प्राप्त होगा, इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही a तथा b का महत्तम समापवर्तक होगा। अब आइए इसी यूक्लिड थ्योरम को हम एक क्वेश्चन के रूप में देखते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। ये आपका प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 125 तथा 45 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? इस यूक्लिड डिवीज़न का प्रयोग करना है और 125 और 45 इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब यूक्लिड डिवीजन का ही प्रयोग हम करते हैं। यह भी आप पहले से ही पढ़े हैं, कोई भी नई चीज़ या कोई भी कठिन चीज़ नहीं है, वेरी इजी चीज़ है। अब थोड़ा सा हम परिमेय का यहाँ प्रयोग करके बताएंगे, और अभी तक आप लोग इसको इस तरह से पढ़े हैं, हम दोनों ही बता रहे हैं जिससे आप ईजीएस्ट समझ जाइए। अब यहाँ a और b ये दो हैं, दो के लिए ही हम ज्ञात कर सकते हैं। 125 जो है ये 45 से बड़ा है, आप तुरंत लिख दीजिए। 125 ये ग्रेटर देन है किससे? 45 से। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या लिख सकते हैं? अब यह लिखने के लिए आप क्या करिए, ये रफली कर लीजिए कार्य, 125 को 45 से आप भाग दे दीजिए। क्या करिए? 125 को 45 से भाग दे दीजिए। ये 2 बार जाएगा, 45 दूना आपका हो गया 90। कितना बचा यहाँ? 5, और ये 12 में से 9 निकाल दीजिए, कितना हो गया? 3। अब
प्रमेयिका हमारी क्या कहती है कि ये जो 125 होगा ये बराबर होगा किसके, 45 गुणे 2 धन 35, 45 गुणे 2 और धन 35, यही तो हम लिखते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब बी क्यू प्लस आर हमने लिख दिया। अब 35 देखते हैं कि यह 0 के बराबर नहीं है, 35 जो है ये 0 के बराबर नहीं है। तो जब 35 0 के बराबर नहीं है तो पुनः हम विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब तक ये हम 0 नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हम लगाते जाएंगे। अब जब ये 35 शून्य के बराबर नहीं हुआ तो अब हमको क्या करना रहेगा, अब हमें 35 से भाग देना रहेगा, किसमें, 45 में। हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर में भाग देंगे, किससे, ये जो b का मान था, b में हम r से पुनः भाग देंगे, यही हम लोगों ने पढ़ा है। तो 35 कन्नम हो गया हमारा 35 और कितना हो गया 35 10 45, अब फिर ये आगे नहीं जाएगा। और इस तरह से हम लिख सकते हैं कि अब b के मान को लिखेंगे, b है हमारा 45, 45 को हम लिख सकते हैं 35 इंटू 1 और प्लस 10। पुनः हम देखते हैं कि जो हमारा 10 है ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लगाएंगे। तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर लगाएंगे, फिर हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं अब हमको क्या करना होगा, 10 से डिवाइड करना होगा। तो 10 से हम डिवाइड किस में करेंगे, फिर b के मान में, b हमारा कितना था यहाँ 35, यहाँ 35 हमारा b का मान है, कितनी बार जाएगा, 10 तियां 30 हो गया, कितना रिमाइंडर हो गया 5। फिर 5 हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो पहले हम प्रमेयिका लगाएंगे। प्रमेयिका क्या कह रही है कि 35 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 3 और प्लस 5, फिर हमारा 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी 0, रिमाइंडर हमारा ये शून्य नहीं आया। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, अब हमको इस 10 में भाग देना रहेगा, किससे, 5 से, कितना हो गया 5, ये 2 बार जाएगा, ये 10 हो गया और रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हमारा 10 इक्वल्स हो गया 5 इंटू 2 प्लस 0। अब रिमाइंडर हमारा चूँकि शून्य आ गया, शेषफल हमारा शून्य है, इसका मतलब कि अंतिम जो भाजक है वो हमारा क्या हुआ 5, अंतिम जो भाजक है वो हमारा 5 हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ तुरंत प्राप्त करेंगे कि महत्तम समापवर्त कितना हो गया हमारा 45। तो हम लिख सकते हैं अतः 125 और 45 का महत्तम समापवर्तक ये बराबर क्या हो गया, अंतिम भाजक, अंतिम भाजक हमारा कितना है 5। तो हम इस तरह से यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए ये कोई आपने नई चीज़ नहीं सीखी है, जिसे आप छोटी कक्षाओं में, छोटे क्लासेस में भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखा रहा होगा, वही भाग विधि ही यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है। भाग विधि ही यूक्लिड का एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय है। अब मैं यही प्रक्रिया, जो यहाँ प्रक्रिया आपको अलग अलग करके बताई गई है, वो आप किस तरह से करते रहे होंगे वो मैं आपको एक साथ फिर से बता दे रहा हूँ। 125 और 125 और 45 इसका क्या निकालना है,
महत्तम समापवर्तक निकालना है। 125 और 45 का महत्तम समापवर्त निकालना है। तो हम लोग क्या करते थे कि 125 में 45 से भाग देते थे। वही प्रक्रिया यहाँ भी आपको बताई गई है। 45 दूना हो गया आपका 90, कितना हो गया आपका 35। अब इसी को आपने वहाँ लिखा था, लेकिन फिर आगे की जो प्रक्रिया है इसी रिमाइंडर से ही तो भाग देना है, किसमें 45 में। अब इसी से आपको 45 में भाग देना है। ये 45 यहाँ आ गया तो 35 एकन्नम 35 हो गया। कितना अब रिमाइंडर आ गया, ये 10 आ गया। फिर हम किस में भाग देंगे, इसी 35 में जो हमारा डिवाइज़र है, भाजक है। तो 10 तियाँ 30 हो गया। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर हम भाग देंगे इसमें 10 में, तो 5 दूना हमारा 10 हो गया। अब हमारा क्या हो गया, शेषफल शून्य आ गया। और जब शेषफल शून्य आ जाता है तो जो ये भाग का ये भाजक होता है यही हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाता है। ये हमारा महत्तम समापवर्तक हो गया। तो ये आप छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं और ये कोई नई चीज़ नहीं थी, लेकिन इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। और अब आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए आपको इस तरह से लिखने का तरीका थोड़ा सा सीखना रहेगा। ये इस तरह से लिखा जाएगा और समझना बहुत ही आसान है। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। शायद आप लोग इसको बहुत विधिवत समझ गए होंगे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, 7वां है क्वेश्चन नंबर। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर क्या है 4052 तथा 12576 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब चाहे बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या हो, हम बहुत आसानी के साथ इसको ले सकते हैं। तो हमारा पहले बड़ी संख्या क्या है, यहाँ 12576। ये बड़ा है किससे, 4052 से। 4052 से ये बड़ा है। तो जो बड़ी संख्या है उसमें हम छोटी संख्या से भाग दे देते हैं। किससे, 4052 से भाग दे देते हैं 12576 में। देखिए कितनी बार जा रहा है, 4 तियाँ 12, तो 3 बार ले जाते हैं। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये 15 हो गया। और 3 चौक 12 हो गया। घटा लेते हैं, ये 0 हो गया। 7 में से 5 निकाल दीजिए, ये 2 हो गया। और 5 में से 1 निकाल दीजिए, ये 4 हो गया। यहाँ आ गया हमारा 420। तो इसमें हम प्रयोग करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। क्या होगा हमारा 12576। इसे हम लिख सकते हैं 452 गुणे 3 धन 420, 4052 इंटू 3 प्लस 420। आप देखते हैं यहाँ 420 ये जो रिमाइंडर है 0 के बराबर नहीं है। तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। अब क्या करना रहेगा हमारा, इस 420 से हमें भाग देना है किसमें, 4052 में। 4052 में 420 से भाग देना है। कितनी बार जाएगा, ये देखिए यहाँ 3 अंक है तो 3 अंक लेने पर नहीं जा रहा है, तो 4 अंक ले लेते हैं तो 9 बार ले जाते हैं। 0 हो गया, 9 दूना 18, 1 आ गया। और 9 चौक 36 और 1 37 हो गया। ये 2 हो गया। और 15 में से 8 निकालिए, ये हो गया 7। और ये हुआ 9, 9 में से 7 निकाल दीजिए 2, कितना हो गया 272। तो इसे हम लिख सकते हैं अब कितना, ये हमारा 4052, 4052, 4052 को हम क्या लिख सकते हैं 420
20 इंटू 9 और प्लस 272 272। पुनः यहाँ देखते हैं कि जो 272 है ये शून्य नहीं है, इसलिए हम इस प्रमेयिका को फिर आगे बढ़ाते हैं पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर से हम लगाते हैं। फिर क्या करना होगा, हमको 272 से भाग देना है, किसमें, 420 में भाग देना है। कितनी बार जाएगा, सिर्फ एक बार जा सकता है, एक बार ले जाइए। कितना हो गया, 272। 10 में से 2 निकालिए, 8 हो गया, ये 11 हो गया, और 11 में से 7 निकालिए तो 7 4 11 हो गया, और 3 में से 2 निकालिए 1। आपका फिर ये जीरो नहीं आ रहा है तो हम लिखेंगे 420, ये इक्वल्स टू बी 272 इंटू 1 और प्लस 148। तो यहाँ हम लिखते हैं 148 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी 0, ये 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए हम फिर लगाएंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, क्या करेंगे, 148 से डिवाइड करेंगे, किसमें, 272 में, 272 में। फिर कितनी बार जा सकता है ये, एक बार फिर जाने की उम्मीद है, क्योंकि 14 दूना 28 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम फिर एक ही बार ले जा सकते हैं। ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमें शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो फिर हम एक बार ले जाएंगे, 148 यहाँ फिर आ गया, 12 में से 8 निकालिए, ये हो गया हमारा 4, ये 6 हो गया, और 6 में से 4 निकाल दीजिए, ये 2 हो गया और 1 हो गया, कितना आ गया, 124। तो पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं क्या, 272, ये इक्वल्स टू बी 148 इंटू 1 और प्लस 124, और फिर देखते हैं 124, ये इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू बी 0 है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। अब हमको क्या लिखना होगा, 124 से हमको भाग देना होगा, 124 से हम भाग दें किसमें, 148 में, तो फिर हमको एक ही बार ले जाना होगा, एक बार ले जाएंगे, कितना आ गया, 124, और घटा देंगे, 8 में से 4 निकाल दीजिए 4, और 4 में से 2 निकाल दीजिए ये 2, फिर 24 हमारा शेषफल आ गया जो 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब कि 148 ये इक्वल्स टू बी 124 और इंटू 1 और प्लस 24, पुनः लिखेंगे कि 24 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी 0, ये 0 के बराबर नहीं है। तो फिर से हम पुनः लगाएंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। अब 24 से हम भाग देंगे, 24 से हम किस में भाग देंगे, 124 में, तो 124 में भाग देंगे, फिर ये नहीं आएगा, और इसको हम लिख दे रहे हैं, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं इसको, 124 से हमको भाग देना होगा, 124 में हम भाग दे रहे हैं 24 से, तो क्या हो गया, कितनी बार जा सकता है,
6 बार, 6 दूना 12 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार ले जाते हैं। 5 चौक 20, 0 2, 5 दूना 10 2 12, ये आपका 4 आ गया जो पुनः शून्य नहीं है। तो यहाँ यूक्लिड प्रमेय हम लगाएंगे और यूक्लिड प्रमेय जब हम लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा कि 124 ये बराबर हम लिख सकते हैं 24 और गुणे 5 और धन 4, और यहाँ हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। अब आप लिखने का तरीका सीख गए हैं कि पुनः हम देखेंगे कि रिमाइंडर ये 4 शून्य के बराबर नहीं है, तो फिर हम यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। और फिर जब यूक्लिड प्रमेयिका का हम प्रयोग करते हैं तो फिर देखते हैं हम 4 से फिर डिवाइड करें किस में, 24 में, और 4 छक हमारा हो जाएगा 24, और अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि हम 24 को लिख सकते हैं क्या, 4 × 6 और प्लस 0। अब रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, आर का मान हमें 0 प्राप्त हो गया। इसका मतलब कि जो महत्तम समापवर्त हुआ किसका, 12,576 और 4,052 का महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, जो हमारा अंतिम डिवाइज़र हुआ, जिस अंतिम भाजक हुआ, तो ये 4 हुआ, इसलिए हमारा महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, ये 4 हो गया। अब इसको भाग विधि से भी आप आसानी के साथ लगा सकते हैं, और लिखने का तरीका यही है, इसलिए ये जानना जरूरी था। अब अगला एक सवाल और देखते हैं हम लोग। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां, 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इसकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरियों में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरियों में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो इसे भी हम क्रमबद्ध रूप से बर्फियों को रखने के लिए इसका महत्तम समापवर्त ज्ञात करना होगा। हमें क्या करना होगा कि 420 और 130 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना होगा, ज्ञात करना है। हमें 430 और 120 का महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। तो 420 को हम देखते हैं, ये ग्रेटर देन है 130 से, तो इसमें यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। हमें क्या करना होगा, 130 से भाग देना होगा इस 420 में, तो 13 तियां 39, 3 बार जाएगा, 13 तियां 39, ये 0 हो गया, 12 में से 9 निकाल दीजिए, ये 3 हो गया। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे कि 420 ये इक्वल्स टू बी 130 × 3 और प्लस 30, और यहाँ हम तुरंत क्या पा रहे हैं कि 30 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी 0, ये 30 शून्य के बराबर नहीं है। तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। अब हमें फिर 30 से भाग देना है किसमें, 130 में, तो 30 तियाएँ 90 हो सकता है, ये 0 हो गया, और 13 में से 9 निकालिए, ये 4 हो गया, पुनः ये 0 के बराबर नहीं है। और प्रमेयिका ये कह रही है कि 130 बराबर हो गया 30 × 3, 1 मिनट, यहाँ गलती हो गया, 3 चौक 12, क्योंकि ये हमेशा जो है रिमाइंडर ये इससे कम होना चाहिए, तो 3 चौक 12 ये 120 होगा, 120 का मतलब यहाँ 10 आना चाहिए, तो ये हो गया 130 बराबर 30 × 4, 30 × 4 और धन 10, 4 तियां 12, और ये हो गया
120 और धन 130 हो गया। और यहाँ हम देखेंगे कि 10 इज़ नॉट इक्वल्स टू बी 0, तो हम पुनः यूक्लिड, ये यूक्लिड है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, फिर से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं और 10 से भाग देते हैं किसमें, 30 में। ये 3 बार जाएगा और 3 हम 30 और हमारा 0, ये शेषफल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 30 ये इक्वल्स टू बी हुआ, 30 इक्वल्स टू बी 10 इंटू 3 प्लस 0, और यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, शेषफल हमारा 0 है। अतः यहाँ लिख सकते हैं आप, शेषफल 0 है। अतः महत्तम समापवर्तक किसका किसका, 420 का और 130 का, कितना हो गया, 10। और लास्ट में आप लिख सकते हैं कि मिठाई विक्रेता को प्रत्येक प्रकार की 10-10 बर्फियों की ढेरियां बनानी होंगी। अतः मिठाई विक्रेता को प्रत्येक प्रकार की 10-10 बर्फियों की ढेरियां बनानी होगी। तो इस तरह से हम यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके या प्रमेयिका का प्रयोग करके इस तरह से हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह के अन्य प्रश्नों का आप लोग एक्सरसाइज करिएगा और फिर अगले वीडियो में हम फिर आपको अगली चीज़ के लिए आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।